Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 अक्टूबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर क्लिक करना और जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बुर्किना फासो को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और आज हम लोग अपने लेक्चर को कोई भी क्वेश्चन के साथ नहीं, सीधा अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आज संडे है और आपको पता है संडे का जो न्यूज़पेपर होता है द हिंदू का, वो स्पेशली साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस एंड टेक के जो भी रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं उन सब का डिस्कशन विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा न्यूज़पेपर का सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो है आदित्य L1 को लेकर। पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल मेंशन है, जिसको आप GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों आदित्य L1 के बारे में आपको पता है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ, जिसके बाद हम सारी चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे। आदित्य बेसिकली हम लोग सूर्य को बोलते हैं। L1 क्यों दे रखा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट्स कुछ होते हैं, लगभग ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। उन 5 पॉइंट्स को अगर आप लोग एक फ़ोटो के माध्यम से देखोगे तो यहाँ पर एक फ़ोटो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सन और ये हो गई हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, अब जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से जो L1 वाला पॉइंट है वो हमारे सन और पृथ्वी के बीच में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल बीच में नहीं है, ये थोड़ा सा पृथ्वी के जस्ट पास में ही आपको नजर आएगा। और इधर जाके ना जो ग्रेविटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, नहीं तो इधर रहेगा या इधर रहेगा तो ग्रेविटी दोनों ही साइड में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ा सा कम रहेगी जब ये काफ़ी दूरी पर जाएगा। दोस्तों ये L1 पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर ये L1 पॉइंट है। जो हमारा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से सीधा यहाँ पर L1 पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब जाते जाते हमारे इसरो ने कल ट्विटर पर, जिसको हम लोग अब X के नाम से जानते हैं, ट्विटर पर यह बताया है कि जो हमारा आदित्य L1 का स्पेसक्राफ्ट है वो लगभग 9.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुका है। थोड़ा डिस्टेंस और रह गया है L1 पॉइंट तक पहुंचने में। फिर L1 पॉइंट पर वो स्पेसक्राफ्ट रुक कर क्या करेगा, हमारे सन की स्टडी करेगा। उस स्टडी में क्या क्या चीज़ें बताएगा वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस रह गया है अभी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ यहीं पर कि जो हमारा ये आदित्य स्पेसक्राफ्ट है इसने कैसे काम किया है। पहले पृथ्वी से जब गया ना तो पहले ये पृथ्वी की अभी तक चक्कर ही मार रहा था। ठीक है, अभी तक ये चक्कर मारा था लगातार। अब क्या हुआ, ये पृथ्वी से दूर जाना शुरू हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होगा, थोड़े दिनों बाद ये L1 पॉइंट पर पहुँच जाएगा। यही चीज़ें हमारे इस न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो अभी जो हमारा पृथ्वी का पूरा रेंज था उससे बाहर निकल रहा है और निकलते हुए अब ये इस वाले ऑर्बिट को पकड़ रहा है, जिस ऑर्बिट के माध्यम से सीधा ये सन की तरफ जाएगा, यानी L1 पॉइंट की तरफ जाएगा। अभी तक कहीं ना कहीं पृथ्वी के आसपास था। समझ गए इस बात को? ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में आया है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपने जानना है वो ये जानना है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आदित्य L1 का यूज़ क्या होगा, स्पेशली ये स्टडी क्या करेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा आपसे मेंस या प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्टली ये चीज़ें पूछी जाएंगी दोस्तों। चलो अब एक एक करके ये सब कुछ डेटा, बैकग्राउंड डेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल बेसिक, ये जो हमने आदित्य L1 नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था, तो वो है PSLV C57 रॉकेट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। जो हमारे पोलर पर, हमारे पोल वाले रीजन पर क्या करता है, जो हमारा खासकर सैटेलाइट है या कोई भी यहाँ पर मिशन है उसको लॉन्च करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ये PSLV C57 रॉकेट है दोस्तों, ये 4th स्टेज वाला रॉकेट है। इसमें 4 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 2 3 4 करके यहाँ पर ये 4 स्टेजेस आपको नजर आएंगी। समझ गए? आगे आते हैं। अब आता है नंबर 2 पॉइंट कि आदित्य L1 मिशन एग्जैक्टली क्या है। ये हमारा पहला कुछ ऐसा मिशन होने वाला है जो कि सीधा सूर्य की अध्ययन करने वाला है या सूर्य की स्टडी करने वाला है।
सीधा यहाँ पर सूर्य पर जाकर ही स्टडी करेगा, और सूर्य पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, सूर्य से काफ़ी दूर रहेगा, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूरी पर जाकर रुक कर L1 पॉइंट पर रुक कर हमारे सन की स्टडी करेगा। इस पूरे मिशन में लगभग 125 दिन लगेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इस मिशन की जो जर्नी होने वाली है वो हमारा जो हमने मंगलयान लॉन्च किया था ना, मंगलयान से छोटी होगी, ऐसा भी बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको हम L1 पॉइंट पर ही क्यों लॉन्च कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आपने समझनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि हो सकता था कि हम लोग यार यहीं पे आसपास से रुक कर ही सन की स्टडी कर सकते, है ना, यानी कि यहाँ पे रुक जाते तो कितना सही रहता, यहाँ पे रुक जाते ज़्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं होता, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और हम यहाँ से सीधा सन की स्टडी कर सकते थे। देखो ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि L1 पॉइंट एक खास पॉइंट है। यहाँ पे आपने अगर कोई मिशन भेजा है सन की स्टडी करने के लिए तो वो कंटिन्यूअसली यानी लगातार बिना किसी डिसरप्शन के, बिना किसी इंटरप्शन के सन की स्टडी करता रहेगा। कहोगे अगर यहाँ पे होता तो क्या ये इसमें कुछ डिसरप्शन आते? बिल्कुल। आपने ग्रहण के बारे में पढ़ा है ना, इक्लिप्स के बारे में पढ़ा है ना, तो ये जो हमारा चंद्रमा है वो चंद्रमा कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, है ना। कभी कभी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। तो बीचों बीच अगर आ जाएगा और हमने मिशन यहाँ पे लॉन्च किया होता तो उस समय पर वो जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो स्टडी है उसमें काफ़ी सारी रुकावटें आ जाती, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये L1 पॉइंट जो है बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है। यहाँ पे बीच में कोई भी डिसरप्शन नहीं है, बीच में कोई भी यहाँ पर ग्रहण नहीं लगने वाला, सारा काम सटीक तरीके से और कंटिन्यूस बेसिस पर वो सन की स्टडी करता रहेगा। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है, आपसे कोई भी पूछेगा तो ये एक मेन रीज़न है जिसको यहाँ पे बताना है। समझ गए? अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर हमारे जो सन का कोरोना होता है, फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, सोलर विंड्स होती हैं, इनकी स्टडी करना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको पूरे सूर्य का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सूर्य के स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ होती हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला क्रोमोस्फीयर। अब क्रोमोस्फीयर क्या होता है? ये हमारा जो फोटोस्फीयर होता है ना उसके ऊपर वाली लेयर होती है। फोटोस्फीयर क्या होता है? फोटोस्फीयर यहाँ पर जो सन का आप विजिबल सरफेस देखते हो जो दिखता है चमकता हुआ, वो बेसिकली यहाँ पर हमारा फोटोस्फीयर होता है, ये वाला। ठीक है, इसके बाहर वाला यहाँ पर आप देख पाओगे ये क्रोमोस्फीयर होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें से कुछ फ्लेयर्स वगैरह निकलती हैं। उसके बाद यहाँ पर सोलर विंड्स होती हैं, इसके आसपास की यहाँ पर जो विंड्स है वो सोलर विंड्स कहलाती हैं। और ये जो इसकी चमक है ये है कोरोना, ये इसका मेन जो रेड कलर का पोर्शन है ये इसका मेन कोर रीजन। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों की यहाँ पर स्टडी करेगा ये। तो आदित्य L1 यहाँ पर ये भी जानेगा कि जो सन का बिहेवियर है, सन से जो रेडिएशन निकल रही है, सन से जो गर्मी निकल रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, कैसे ये हमारे अर्थ को इम्पैक्ट करता है। और इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, आने वाले समय पर अगर हमें कोई मिशन लॉन्च करना है तो उस मिशन को लॉन्च कर सकेंगे ताकि वो सन के आगे टिक सके और बढ़िया तरीके से स्टडी करने में हमारी मदद कर सके। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये हम लोगों ने आदित्य L1 को लॉन्च किया। दोस्तों आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है, जैसे यहाँ पर SUIT है जो कि फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को यहाँ पर एनालाइज करने का काम करेगा, सोलेक्स है, उसके बाद Heli-1OS है, एस्पेक्स है, फिर उसके बाद PAPA है, ये सोलर विंड को यहाँ पर एनालाइज करने का काम करेगा, MAG है। इस प्रकार से बहुत सारे पेलोड्स हैं। VELC ये इंपॉर्टेंट पेलोड है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं सन के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करने के लिए भेजे गए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं? L वाले पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। लैग्रेंज पॉइंट्स स्पेशल पोजीशंस होती हैं हमारे पूरे अंतरिक्ष में जहाँ पे ग्रेविटेशन थोड़ी सी कम होती है दो बॉडीज़ के बीच में। जैसे अभी हमने L1 पॉइंट के बारे में बात किया, वो थोड़ा सा पृथ्वी से दूर है और सूर्य से थोड़ा ज़्यादा दूर है, वहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी सी कम रहेगी। और ग्रेविटी कम रहेगी तो इस वजह से हम लोग जो अपना स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं उसमें फ्यूल भी हमें थोड़ा सा कम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर उस मिशन को नहीं लगानी पड़ेगी। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो। और ऐसे हमारे पास में 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए स्क्रीन पर। अब यहाँ पर सबसे पहला L1 पॉइंट होता है, फिर L2 होता है, L3 होता है, फिर यहाँ पर L4 एंड L5 होता है। इनके बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस होता है उसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पर L1 पॉइंट होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया ये पृथ्वी से थोड़ा करीब और सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, और उसके बाद में L2 पॉइंट जो है, L2 पॉइंट हमारा कह सकते हो पृथ्वी के जस्ट पीछे होता है। ये वाला जो पॉइंट है यहीं पर ना हमने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया। आपने एक टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली L2 पर है और इस L2 पे रुकने के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, L2 पॉइंट का फ़ायदा यह है कि आप पूरा एक बहुत बड़ा जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, ठीक है, उसको आप कहीं ना कहीं स्टडी कर सकते हो। उस पर अर्थ का शेडो भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अर्थ के जस्ट पीछे है। समझ गए?
ऐसे यहाँ पर L3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। L3 पॉइंट बेसिकली सूर्य के जस्ट पीछे, यानी पृथ्वी, सूर्य और इसके पीछे यहाँ पर आपको ये L3 वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। उसके अलावा कह सकते हो L4 एंड L5 पॉइंट अलग अलग हैं। ये पॉइंट्स आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। L4 ये है और L5 ये है। ठीक है, और अगर हम ये सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये बेसिकली L4 L5 पॉइंट और हमारा सन और अर्थ, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल को बना देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं L4 एंड L5, ये भी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, हमारे अलग अलग जो चट्टानें होती हैं, है ना, उनको यहाँ पर स्टडी करने के लिए यहाँ पे मिशंस को लॉन्च किया जाता है। तो ये L1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अब ये जो सन है, ये हमारा कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही हैं, उसको एक्सप्लोर करने का काम करेगा यह मिशन। हमारा सोलर सिस्टम के अंदर में स्पेशली सन एक मेन पोर्शन है, सबको पता है। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर ये देखने का काम करेगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर आपने जो थंबनेल में मेंशन किया था वो तो बताया नहीं। थंबनेल में तो यहाँ पर कुछ भयानक सी बात लिखी है। देखो दोस्तों, सूर्य के बारे में जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको ही पता है सूर्य साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है का मतलब क्या है कि एक सन में, एक सूर्य में जो हमारी पृथ्वी है ना, ऐसी 13 लाख, कितने 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं एक बार में। इतना बड़ा साइज़ है यहाँ पर सूर्य का। तो कितना डायमीटर है दोस्तों, यहाँ पर ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पृथ्वी का पूरा मास है, जो इसका पूरा वज़न है, जो पूरा यहाँ पर इसका साइज़ है, इसमें ये कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी से, जो सूर्य का पूरा साइज़ है, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 3.3 लाख गुना ज़्यादा है। सूर्य का जो डायमीटर है वो यहाँ पर धरती के डायमीटर से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आप देख पाओगे ये सूर्य का डायमीटर हुआ और यहाँ पे हमारा पृथ्वी का डायमीटर हुआ। तो पृथ्वी के डायमीटर के कंपैरिजन में सूर्य का डायमीटर 109 गुना ज़्यादा आपको नज़र आएगा। इस वजह से यहाँ पे लाखों पृथ्वियाँ समा सकती हैं एक सूर्य के अंदर। यानी सूर्य इतना विशाल हो सकता है। और केवल 13 लाख पृथ्वी नहीं, यहाँ पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जो हमारे बाकी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स बचे हमारी पृथ्वी के अलावा, उनको भी आप 600 बार समा सकते हो सूर्य के अंदर। इतना ह्यूज साइज़ यहाँ पर यह देखने को मिलता है। समझ गए? पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% जो मैटर है वो अकेला केवल सन में ही होता है। बाकी जो बचता मैटर है वो सब यहाँ पे 0.2% के आसपास जो मैटर है वो सारे ग्रहों में होता है। नहीं तो फिर 99.8 मैटर केवल सूर्य में पाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए? और दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा मास है, इतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको सूरज देखने को मिलेगा, इसकी वजह से होता क्या है, जितने भी बाकी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, उनको ग्रेविटी के जरिए सूर्य अपनी साइड में खींचता रहता है। तभी यहाँ पे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और कहने का मतलब ये भी है कि अगर सूर्य में ग्रेविटी ना हो, ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये ना हो, तो इससे जितने भी यहाँ पर प्लैनेट हैं, जो हमारे चांद हैं, एस्टेरॉइड हैं, धूमकेतु हैं, है ना, ये सब इधर उधर बिखर जाएंगे। ये डीप स्पेस में कहाँ पे गुम हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। समझ गए? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो बातें आपने बताई हैं, ये इसका सोर्स क्या है? सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। सोर्स यहाँ पे है नासा का। ठीक है, नासा की वेबसाइट पर जाकर आप जो सन वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन दे रखा है उसको ओपन करोगे तो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये डेटा मैं मैच कर चुका हूँ, मैच करने के बाद यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पर दैनिक भास्कर ने भी इसको पब्लिश किया था, तो वहीं से मैंने डेटा उठाया। जब इसको मैंने मैच किया तो बिल्कुल रियल है। नासा की वेबसाइट पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। समझ गए? इन सब की स्टडी भी होगी सूर्य के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको पता चलने वाली है इस आदित्य L1 मिशन के थ्रू। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं और आगे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएंगी सन को लेकर। जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं, बार बार ये न्यूज़ में रहेगा। इस वजह से मैंने आपको टू द पॉइंट पहले ही आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ा दिया है ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगर आपको इस पूरे क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक पेड ग्रुप आपको दिया जाता है और पेड ग्रुप का जो अमाउंट वगैरह है वो भी बहुत मिनिमम है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। जैसे हमारा ये पूरा लेक्चर बहुत हैवी लेक्चर है। इसमें बहुत सारा डेटा आपको मिलता है। आप नोट डाउन करने बैठोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, नोट्स बनाने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे, फिर बाकी की पढ़ाई कब करोगे। तो उसका अच्छा सोल्यूशन यह है कि डेली बेसिस पे आपको इस पूरे लेक्चर का PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। वो जो PDF होता है दोस्तों वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और मर्जी है आपकी, अगर आप उसको सीधा स्टोर करके रखना चाहते हो वैसे भी रख सकते हो, या कुछ भी नहीं करना है तो ग्रुप में वो PDFs पड़े हैं और आप पिछली तारीख के, इस तारीख के, कभी भी किसी भी तारीख के वो PDFs ओपन करके पढ़ सकते हो।
ये फ़ायदा आपको यहाँ पर उस ग्रुप में मिल जाता है। और उस पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो अमाउंट रखा गया है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, आपने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 रुपये का, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप के जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सब आप अवेल कर सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिए पहले व्हाट्सएप पर जाना है, वहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। रिप्लाई के साथ साथ आपको वहाँ पे बताया जाएगा पेमेंट का प्रोसेस क्या, और पेमेंट के प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि भाई इस ग्रुप में क्या है और मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। वो भी आपको बताया गया कि क्या फ़ायदा हो सकता है ग्रुप का। और दोस्तों यहाँ पर उस डेमो वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करना। दूसरी बात, जो ये आपको पीडीएफ मिलता है यहाँ पर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो हिंदी माध्यम वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे के पूरे लेक्चर का निचोड़ आप पूरा हिंदी में भी ले सकते हो, पूरा इंग्लिश में भी ले सकते हो। नाउ आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट आर्टिकल है। क्या है दोस्तों, दुर्गा पूजा के बारे में बात की जा रही है। अभी नवरात्र जल्दी शुरू होने वाले हैं, नवरात्र में ही यहाँ पर दुर्गा पूजा भी आने वाला है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसको हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इवन वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ है जो कि इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 फॉरेनर हैं, नेदरलैंड के 2 आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जिनके नाम थोड़े मतलब मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, वो आपको पढ़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर इस चीज़ की तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा की। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सभी लोग जो है ना, यहाँ पर एक इंडियन है और 2 यहाँ पर नेदरलैंड के पर्सन है, ये इंडिया में है, और तीनों मिलकर यहाँ पर एक एनिमेटेड वीडियो इंस्टॉलेशन को तैयार कर रहे हैं। पंडाल के अंदर में एक एनिमेटेड वीडियो इंस्टॉलेशन चलाया जाएगा, उसको लेकर ये तैयारियाँ चल रही हैं। तो यूरोपियन आर्टिस्ट यहाँ पे मदद कर रहे हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ में इन यूरोपियन आर्टिस्ट ने काफ़ी सारी बातें बोली है। इन्होंने बोला है कि भाई हमने दुर्गा पूजा के बारे में काफ़ी सुना है, स्टडी करी है, पढ़ा है। ये फेस्टिवल यूरोप से बिल्कुल अलग है। यूरोप में जहाँ पे क्रिसमस के समय पर भी ज़्यादातर जगह खाली रहती हैं, वहाँ पर उसी जगह पर अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो कितनी ज़्यादा लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। सब साथ में इकट्ठे होते हैं, पंडाल में पूजा चलती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो करना क्या है, ये तो हमारा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल ने बता दिया कि भाई आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, स्पेशली दुर्गा पूजा के बारे में पूछा जा सकता है। और दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको 2021 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी रखा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आओ समझते हैं। तो दुर्गा पूजा दोस्तों 5 दिन का पूरा त्यौहार होता है। शुरुआत कब होती है, नवरात्र में। अभी नवरात्र शुरू होंगे शायद 15 अक्टूबर से। तो नवरात्र का जो ये फेस्टिवल होगा इसमें जो 5वां दिन होगा, है ना, 5वां दिन जो आएगा हमारा, 5वीं नाइट से यहाँ पर क्या होगा, ये फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। और जो दशमी होगी, दशमी में लगभग मतलब जो 10वां दिन होता है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ये समाप्त होगा पूरा जो हमारा त्यौहार है, ठीक है। तो ये 5 दिन का पूरा फेस्टिवल चलता है दुर्गा पूजा। ये कब से कब तक चलता है ये मैंने आपको बताया। इस पूरे टाइम पीरियड में जो लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पंडाल के अंदर में माँ दुर्गा को जो ये मूर्ति है उसको बनाई भी जाता है, पूरा डेकोरेशन होता है अच्छे से। आपने देखा होगा, ये बेसिक सी चीज़ें आपने पता ही होंगी इन चीज़ों के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, स्पेशली कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कोलकाता में इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि कोलकाता की अर्थव्यवस्था में इस पूजा से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। वो कंट्रीब्यूशन कोलकाता की जीडीपी को बढ़ाने में, वेस्ट बंगाल की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है, वो भी समझेंगे। तो इस समय पर क्या हो रहा है कि जैसे जब दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो है मिट्टी से यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं माँ दुर्गा की, ठीक है। पंडाल्स के अंदर में यहाँ पर पूजा होती हैं जहाँ पे सब साथ में लोग इकट्ठे होते हैं, म्यूज़िक चलता है, गाना चलता है, ठीक है। जो हमारे आर्ट्स वगैरह हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, पूरी तरह से जैसा हमारा पहले सेलिब्रेशन चलता था उसी प्रकार से सेलिब्रेशन यहाँ पर चलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बंगाली कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर में, ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में कई सारे जगह पर दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो आपको यहाँ पर ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वो ये देखने को मिल जाता है, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से भी लगता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पूजा का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये समझना। 2021 की बात है। 2021 में ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया की यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है। उन्होंने ये बोला कि दुर्गा पूजा ने 2019 वाले साल में केवल इस पूजा की वजह से 32,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कह सकते हो एक कंट्रीब्यूशन मिला। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ये अकेला फेस्टिवल
2.58% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। उनकी अर्थव्यवस्था में इतना अमाउंट जोड़ने का काम करता है, जो कि अभी धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। बीच में कोविड की वजह से यहाँ पर रुक गया था सब कुछ, लेकिन इस साल हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ें मैंने दुर्गा पूजा के बारे में आपको बताई। अब आगे यहाँ पर कुछ और रेलिवेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 2021 में शायद दिसंबर के महीने में दुर्गा पूजा को जो हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट होती है उसके अंदर में रख दिया गया था। तो हाल ही में यहाँ पर ये चीज़ भी निकल कर आई है, तो जिस वजह से आपने पढ़ना भी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये पूरे एशिया जहाँ पे चाइना, इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो पूरे एशिया में ये पहला फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को के तहत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये यूनेस्को की जो ये लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, ये लिस्ट क्या है, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है प्रीलिम्स में। तो ये जो पूरी लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर में जो भी हमारी धरोहर हैं, जो भी हमारे विरासतें हैं, इंटेंजिबल आपको पता है कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे डांस हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किल्स हो गए, इन सबको यहाँ पर चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर जो हमारी काफ़ी सारे धरोहर हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। इस लिस्ट को 2008 में तैयार किया गया था, जब यहाँ पे बात चल रही थी कि जो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस होती हैं इसको भी यहाँ पर एक सपोर्ट होना चाहिए, इसको लेकर पूरा अग्रीमेंट हो रहा था। तो उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ कि एक 2008 में एक पूरी लिस्ट को तैयार किया गया। ठीक है, ये केवल मॉन्यूमेंट्स पे नहीं रुकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी कवर की जाती हैं। ठीक है, फेस्टिवल, इवेंट्स, रिचुअल्स होते हैं, लोग के धर्म होते हैं, कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो ये बात होगी दुर्गा पूजा की, और उसके बाद यहाँ पे अलग से ये लिस्ट मेंशन थी, तो वो भी मैंने आपको बता दी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आप लाइक करे बिना चले जाते हो, वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से यार मैं पूरा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे यार काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, बहुत सारे मेरे पास में हैं ऐसे लोग। जितने भी लोग हैं सभी लोग मेरे प्रति काफ़ी सपोर्टिव हैं, चैनल को काफ़ी प्यार दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यार जो कि कमेंट में गाली गलौज करके चले जाते हैं पिछले कुछ दिनों से। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि मैं न्यूज़पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब यार उन्हें ये भी पता है कि हाँ न्यूज़पेपर पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे डिमांड करते हैं कि मैं ये यूज़ कर लूँ। एक भी दिन अगर मैंने अखबार यूज़ कर दिया उसके बाद ये चैनल ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ सभी लोगों को। मैंने, आप विश्वास ना हो तो 20 तारीख का वीडियो देखो, मैंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया स्ट्राइक का। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अपनी उसी जिद पर डटे पड़े हैं, और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से यार वो मतलब ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज को यूज़ करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर ये वीडियोज़ देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं। ठीक है, बट यार मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है कोई भी, मेरी भी तो मजबूरी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, देखो जितने भी लोग हैं बहुत सपोर्टिव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल कर आ जाते हैं जो बिल्कुल मतलब एक होता है ना, मतलब स्टेबिलिटी या मेंटल स्टेबिलिटी, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिला देते हैं। सच्ची में बता रहा हूँ, मैं अपनी साइड से यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, ये देखो मुझे तैयार करने में यार बहुत समय लगता है, और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा कर नहीं जा सकता, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो यार, थोड़ा सा पेशेंस आप में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस हो सकता है, अपने शेड्यूल को हम चेंज कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार काफ़ी जल्दी करने की। मैं 4 बजे भी बैठ रहा हूँ, 3:30 बजे भी बैठ रहा हूँ तैयार करते करते, तो ये टाइम हो जा रहा है। मैं यार जानबूझ के तो नहीं कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, और दूसरी तरफ कल वीडियो बहुत जल्दी आ गया था। वो रीज़न ये था कि कल मैं रात 11:30 बजे से बैठा था, मतलब परसों मैं रात में बैठा था 11:30-12 बजे से। जो वेबसाइट पर मुझे दिख रही थी टॉप न्यूज़ जो कि आ सकती हैं, उनका मैं कंटेंट तैयार कर रहा था। और 12 से मुझे 4 बज गए रात तक, और फिर 4 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करी, तो मैंने 5:30 बजे तक 6 बजे तक रिकॉर्डिंग की और 6 बजे अपलोड हो गया वीडियो। तो वो चीज़ थी यार। फिर उसके बाद मैं कल सो नहीं पाया, इस वजह से सर में भी काफ़ी दर्द था। तो फिर उसके बाद में आज मैंने सुबह उठ के फिर ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। वैसे रिकॉर्ड करना सुबह ही बनता है, सही बनता है, क्योंकि सुबह यहाँ पर एक नींद लेने के बाद में एक अलग से एनर्जी भी आ रहती है बॉडी के अंदर में। तो यार मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, आपको ही पता है। मेरे भी 2 हाथ हैं, मुझे कंटेंट तैयार करना है, और फिर काफ़ी लोग यार मतलब ऐसे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो बहुत बार बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। खैर एनीवे, आगे आते हैं और अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 8 पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। बात की जा रही है चेन्नई के अंदर में। देखो चेन्नई में बहुत ज़्यादा टॉर्टोइस जो होते हैं, टर्टल्स और टॉर्टोइस होते हैं, जिसको आप कछुआ बोलते हो। वैसे टर्टल और टॉर्टोइस में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आज आपको पता चलेगा। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये।
तो टॉर्टोइस की ट्रैफिकिंग हो रही है, इलीगल तरीके से यहाँ पर इधर से उधर किया जा रहा है इन टॉर्टोइस की स्पीशीज़ को, और बहुत सारी स्पीशीज़ जो कि बहुत खतरे में भी हैं। तो दोस्तों एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जिसने यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हो बवंडर मचा दिया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? जितने भी रिसर्च ये पब्लिश हुई है वो ऑरिक्स में पब्लिश हुई है। ऑरिक्स क्या है? एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया जो टॉर्टोइस और हार्ड शेल टर्टल्स होते हैं, ठीक है, देखो टर्टल और टॉर्टोइस दोनों अलग अलग होते हैं, आपको बताऊंगा, वैसे आप समझ सकते हो कछुओं की बात की जा रही है। तो इंडिया से ये जो कछुए हैं ना, ये दुनिया भर में इलीगल तरीके से इनकी ट्रैफिकिंग चल रही है, तस्करी चल रही है, और मेन तस्करी हो रही है चेन्नई से, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई से। और चेन्नई से नहीं केवल, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जगह है अनंतपुर, उसके अलावा आगरा है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगनाज हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है दुनिया भर के अंदर में। और ये ट्रैफिकिंग कहाँ पहुँचाई जा रही है? यहाँ से इलीगल तरीके से जो ये टॉर्टोइज इनको भेजा जा रहा है अलग अलग देशों में, बांग्लादेश में, इन सब में यहाँ पर ट्रैफिकिंग तस्करी चल रही है अलग अलग पर्पज़ की वजह से। कहीं पर इनको मीट की तरह यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई। और इस रिसर्च को एक टाइटल दिया गया है, ये जो पूरी रिसर्च आई है ना, इसका एक टाइटल है। टाइटल क्या है? फ्रॉम पेट्स टू प्लेट्स। यहाँ पर जो ये पेट हैं, जो ये पालतू जानवर हैं, इनको सीधा मीट के तौर पर कंज्यूम किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर ये तस्करी चल रही है, यह ट्रैफिकिंग चल रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे टर्टल्स और टॉर्टोइज इनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। अब इस रिसर्च ने कुछ 6-7 पॉइंट्स हमारे सामने रख दिए हैं। वो 6-7 पॉइंट्स सारे के सारे मैंने आपके स्क्रीन पर उतार दिए हैं। पहला पॉइंट कि भाई यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है ना, हमारे जितने भी टॉर्टोइज और टर्टल हैं इनकी तस्करी करने का, इसमें हमने देखा है जो हार्ड शेल टर्टल और सॉफ्ट शेल टर्टल हैं दोनों हैं, दोनों की तस्करी हो रही है, दोनों की स्मगलिंग हो रही है। लेकिन जो हार्ड शेल वाला टर्टल है, हार्ड शेल टर्टल कौन सा होता है? जिनका जो ऊपर ये होता है ना, ऊपर जो कवर होता है टर्टल का, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ठोस होता है, वो हार्ड शेल टर्टल होते हैं। कुछ टर्टल ऐसे होते हैं जिनका जो ऊपर का कवर होता है वो सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट शेल टर्टल होता है। तो सॉफ्ट शेल वाले से ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा तस्करी हो रही है हार्ड शेल वाले टर्टल की। और ये जो ट्रेड नेटवर्क है इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रखे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। अब काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये रिपोर्ट्स आई हैं। दोस्तों जो भी व्यापार हो रहा है इलीगल तरीके से, जो इसमें से इंपॉर्टेंट स्टॉपेज कौन कौन से, कहाँ पर व्यापार हो रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो इसमें सबसे पहला आता है चेन्नई। सबसे ज़्यादा एक्टिव रोड है चेन्नई, यहाँ से सबसे ज़्यादा तस्करी हो रही है। चेन्नई के बाद में आता है कोलकाता, देन मुंबई, देन उसके बाद में बैंगलोर। आसपास ये सब कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे टर्टल्स हैं इनकी तस्करी हो रही है। और दूसरे इंपॉर्टेंस एरिया कौन कौन से हैं? श्रीलंका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और दिल्ली हो गया। वेस्ट बंगाल के अंदर में स्पेशली यहाँ पर जो नॉर्थ 24 परगना वाला रीजन है, ये एक हब बनकर आया है। ये सबसे मतलब कह सकते हो प्रोमिनेंट रीजन है जहाँ पर इलीगल तरीके से व्यापार चल रहा है इन सॉफ्ट शेल टर्टल का और हार्ड शेल टर्टल्स का। इलीगल व्यापार जो कि अवैध है, पूरी तरह से नहीं करना चाहिए था, ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, टर्टल्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसने ये सारा का सारा डेटा प्रस्तुत किया हमारे सामने। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एग्ज़ाम के लिए आपने क्या पढ़ना है? सॉफ्ट शेल टर्टल, हार्ड शेल टर्टल, दोनों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पर दोस्तों बहुत डिस्कशंस होंगे। अभी तो बस खाली रिपोर्ट न्यूज़ में आई है ये। चलो पहले हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्ट शेल वाले टर्टल होते हैं इनकी एक पूरी फैमिली है जिसको हम लोग ट्रियोनी कैडे फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो फैमिली है इसको डिस्कवर किया गया था एक पर्सन के थ्रू जिनका नाम है लियोपोल्ड फिट्जिंगर। 1826 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये वो पर्सन आपको नजर आएंगे। ठीक है, जो सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं दोस्तों, ये दुनिया में जो हमारे कह सकते हो फ्रेश वाटर टर्टल होते हैं, जो साफ पानी में पाए जाने वाले टर्टल्स होते हैं ना, उनमें से पाए जाने वाले ये सॉफ्ट शेल टर्टल हैं। और ये धीरे धीरे यहाँ पर साफ़ पानी में रहते रहते ज़्यादातर क्या होता है ना, जैसे पानी भी यहाँ पे क्वालिटी बेकार हो रही है, काफ़ी ब्रैकिश वाटर है, खारा पानी है, नमकीन पानी है, तो साफ़ पानी में रहते रहते धीरे धीरे अपने आप की हैबिट चेंज कर लेते हैं और अपने आप को खारे पानी में रहने की भी आदत डलवा लेते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो ये सॉफ्ट शेल टर्टल है कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर ये पैदावार हो रही है इनकी सबसे ज़्यादा? अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में। और बहुत सारे टर्टल्स ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। लगातार उनकी प्रजातियाँ खत्म होती चली जा रही हैं। सॉफ्ट शेल टर्टल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है जैसा आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे। इसका जो ऊपर का शेल है ये काफ़ी नरम होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। और हार्ड शेल वाले का ये डोम शेप में होता है, वो काफ़ी मजबूत ठोस होता है। इतना ठोस होता है कि वो मतलब अपने आप की प्रोटेक्शन करता है, अपनी गर्दन उसमें घुसा लेता है और फिर उसके ऊपर से कोई जानवर उस पर वार नहीं कर सकता, इतना ठोस होता है। वो अलग है, वो हार्ड शेल टर्टल है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट शेल टर्टल की। तो सॉफ्ट शेल टर्टल में जो ज़्यादातर प्रजातियाँ होती हैं, ज़्यादातर स्पीशीज़ होती हैं, ट्रोनिक्स फैमिली की होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इनको हम लोग सॉफ्ट शेल टर्टल क्यों बोलते हैं, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया।
अब इंडिया में जो सॉफ्ट शेल टर्टल पाए जाते हैं उनमें से एक सबसे पॉपुलर है जिसको हम लोग बोलते हैं निल्सोनिया गैंगेटिका। ये ना गंगा में पाया जाता है, गंगा नदी के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट शेल टर्टल है। ये स्पेशली गंगा, इंडस और महानदी जो रिवर है हमारी नदन और ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पर स्पेशली पाया जाता है। ये बात होगी हमारे सॉफ्ट शेल टर्टल की। अब बात आती है यहाँ पर टॉर्टोइस की। देखो जो सॉफ्ट शेल वाले होते हैं उसको हम टॉर्टोइस बोलते हैं, और ये हार्ड शेल सॉफ्ट शेल वाले यहाँ पर है उसको हम टर्टल बोलते हैं, और ये हार्ड शेल वाले जो है इसको हम लोग टॉर्टोइस बोलते हैं। अभी थोड़ी देर और वेट करना यार, मैं आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताऊंगा कि ये वाला जो ये होता है टर्टल और जो ये होता है टॉर्टोइस, इन दोनों में एग्जैक्ट फ़र्क क्या होता है। अब थोड़ा सा पहले ये बात करते हैं टॉर्टोइस के बारे में। टॉर्टोइस जो कि यहाँ पर हार्ड शेल वाले टर्टल होते हैं, टॉर्टोइस होते हैं, ये कछुए जो होते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? टेस्टुडिनिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका जो ये ऊपर का ये जो पूरा डोम होता है ना, ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अपने आप को किसी दूसरा जानवर इन पर अटैक करने है तो बचा सकते हैं। सीधा अपनी गर्दन इसमें डाल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं इस पूरे कवर के, और कवर के अंदर करने के बाद में अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और जो टॉर्टोइस होते हैं इनके साइज़ अलग अलग होते हैं, कुछ साइज़ तो बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ साइज़ बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैलेपेगोस टॉर्टोइस में एक प्रजाति आती है गैलेपेगोस की, गैलेपेगोस जाइंट टॉर्टोइस। कुछ कुछ टॉर्टोइस ऐसे होते हैं इस वाली प्रजाति में जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आप इमेजिन करो 1.2 मीटर्स, यानी लेंथ में 3.9 फीट के हिसाब से यहाँ पर टॉर्टोइस हो सकते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, और कुछ कुछ बहुत छोटे भी होते हैं। और जो गैलेपेगोस टॉर्टोइस होते हैं दोस्तों, इनकी जो उम्र होती है वो लगभग 150 साल होती है। ये जो टॉर्टोइस की प्रजातियाँ, जितनी भी टॉर्टोइस की प्रजाति होती है जनरली, वो 80 से लेकर 150 साल जीते हैं, ठीक है, 80 से लेकर 150 ईयर्स। और कुछ कुछ टॉर्टोइस इसमें ऐसे भी हैं जैसे अद्वैता। अद्वैता बेसिकली कौन सा टॉर्टोई है? ये है एल्डेब्रा जाइंट टॉर्टोइस, इसको हम लोग अद्वैता के नाम से भी जानते हैं। ये वाला टॉर्टोइस कम से कम 255 साल तक जीवित रह सकता है। समझ गए इस बात को? अब जितने भी टॉर्टोइस पाए जाते हैं, जैसे टर्टल कहाँ पे पाए जाते हैं वो मैंने अभी आपको प्लेसेस बताए थे। टॉर्टोइस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो नॉर्थ अमेरिका से सदर्न साउथ अमेरिका तक देखने को मिलेंगे, मेडिटेरेनियन बेसिन में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सहारन अफ्रीका, मेडागास्कर, कुछ पैसिफिक आइलैंड्स वाली जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जाते हैं। जो टॉर्टोइस होते हैं ये मजबूत सेल वाले, ये ज़्यादातर हर्बीवोर होते हैं, यानी पेड़ पौधों, घास, पत्तियों, इन सबको खाने का ये काम करते हैं। लेकिन कभी कभी, बहुत कभी कभी ना की मात्रा में ये कुछ बर्ड्स वगैरह भी खा लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर बड़ी देर से हमने टर्टल टॉर्टोइस क्या लिया है, वैसे तो समझ में आ गया मैटर, लेकिन अब हमें दोनों के बीच में डिफरेंस करना हो तो क्या डिफरेंस कर सकते हैं? कैसे यहाँ पर दोनों को हम लोग अलग अलग समझ सकते हैं कि भाई ये वो टर्टल और वो टॉर्टोइस है, ठीक है। वैसे तो मेजर डिफरेंस आपको दोनों में यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने कुछ लिखना हो तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। जो टॉर्टोइस होता है ना, इसका जो डोम होता है, डोम मतलब आप समझ रहे हो, ये हो गया हमारा, एक सेकंड को, ये वाला फोटो बढ़िया, ये जो टॉर्टोइस है ये टॉर्टोइस हो गया, और ये हो गया टर्टल। टर्टल के पैर देखो इस तरीके से हैं, क्योंकि ये टर्टल जो है पानी में ही रहना पसंद करता है, ये मेजरली पानी में ही रहता है, और ये ज़्यादातर हमारे धरती पर रहता है, ज़मीन पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका जो डोम है बहुत ऊंचा है, इसका जो ये ऊपर आप शेल देख पा रहे होंगे बहुत ऊंचा है, ऐसे गुम्बद की शेप में, इसको बोलते हैं डोम। लेकिन टर्टल का अगर आप देखोगे तो ये जो डोम है ये बिल्कुल फ्लैट सा आपको नज़र आ रहा होगा। समझ गए? ये हुआ इसका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो टॉर्टोइस होते हैं ये ज़्यादा समय अपना ज़मीन पर बिताते हैं, और जो टर्टल्स होते हैं ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी पानी में बिताते हैं, ठीक है। यानी कि ये रहा टॉर्टोइस, ये ज़मीन पर रहना पसंद करता है, ये ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करता है। उसके बाद जो टॉर्टोइस होता है ना, इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, 4 लेग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर एलिफेंटाइन बोलते हैं, यानी लेग्स उनके बहुत मजबूत, बहुत मोटे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, ताकि यहाँ पर वो अपने एक बड़े से हैवी शरीर को लेकर चल सके, क्योंकि काफ़ी सारे टॉर्टोइस ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, इनके पैर कितने ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, कितने ज़्यादा मजबूत साइज़ के आपको देखने को मिलते हैं, ये ताकि एक्स्ट्रा वेट को भी कैरी कर सकें। जबकि टर्टल्स आप लेग देखोगे तो एकदम जैसे मछलियों कहते हैं ना फ्लिपर की तरह, वैसे यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हें पानी में स्विम भी करना है, तो इनका जो पैरों का स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो इस तरीके से दोनों को हम पहचान सकते हैं कि भाई ये टर्टल है, ये टॉर्टोइस है। क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, आज आप लोग ये भी जान चुके हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, जीएस पेपर नंबर 2, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है येमेन कॉलेरा एपिडेमिक के बारे में। क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, येमेन नाम का जो देश है, पहले फटाफट उसको मैप में देख लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा हमारा छोटा सा मैप। ये पूरा हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई। अभी मैंने बुर्किना फासो बोला था, मैप में देख लेना, यहाँ पर है वो। उसके बाद यहाँ आओगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन, अरब नेशंस वाला रीजन जो है वो देखने को मिल जाएगा।
ऑब्वियसली बात है, मिडिल ईस्ट भी यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, वेस्ट एशिया बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको नीचे यमन दिख रहा होगा, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया से जस्ट नीचे यमन है, यमन से सटा हुआ ओमान एक नाम का देश आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ना एक छोटा सा रास्ता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रेड सी होती है और रेड सी से आगे जाएंगे, यहाँ पे एक सुएज कैनाल है, इस सुएज कैनाल से गुजर कर आगे जाएंगे तो ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो जाता है। ये तो पता है ना, ये मैपिंग कर सकते हो, बहुत आसान है। ये हो गया हमारा अरेबियन सी। ठीक है, ऊपर अगर आप देखोगे तो ये रहा ईरान, ईरान से लगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगा पाकिस्तान, और आगे जाओगे तो हमारा भारत भी आपको मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली यमन की। जो यमन नाम का देश है, इसमें एक समय पर मैं आपको बताऊं 2017 वाला जो साल है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा बीता। बुरा इसलिए बीता क्योंकि यहाँ पे कॉलरा नाम की बीमारी फैल गई और वो कॉलरा बीमारी से हज़ारों लोगों की जान गई। हमारे पास में एक डेटा है, यमन में 2017 में जुलाई से नवंबर के बीच में बहुत ज़्यादा डेथ हुई। आप देख पाओगे 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, यानी 5-5, 6-6 दिन, एक सप्ताह, 15-15 दिन में लोग 2-2, 3-3 हज़ार लोगों की जान जा रही थी। किसकी वजह से? कॉलरा की वजह से। और केसेस कितने मिल आ रहे थे? 6 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख लोगों में केसेस देखने को मिल रहे थे हर 10-15 दिनों बाद। ये हालात यहाँ पर हो चुके थे यमन के कॉलरा में। तो वही यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल ये लिखा गया है कि यमन में इतना भयानक कॉलरा इसलिए फैला क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो कॉलरा कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका था। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉलरा नाम की बीमारी है ये एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया। अब विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया को मारने के लिए दोस्तों आप क्या खाते हो? बैक्टीरिया को अगर बॉडी में आ जाता है, जैसे बुखार उखार होता है, तो हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक्स खाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स से अपने शरीर को नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इस एंटीबायोटिक्स का गलत उपयोग करना, मिस यूज़ करना, ज़्यादा मात्रा में ले लेना, या फिर और भी तरीके से गलत उपयोग हो सकते हैं। गलत उपयोग करने की वजह से भी बॉडी के अंदर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर वो बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया तो। आपने गलत इस तरीके से एंटीबायोटिक्स खा ली, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में हमेशा बोला जाता है भाई एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लो, एंटीबायोटिक्स अपने हिसाब से मत यूज़ करो। डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से चलना। जब अपने हिसाब से आप अपने आप डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हो तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू होने लगती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये रेजिस्टेंस वाला पूरा का पूरा एंटी माइक्रोबियल जो पूरा हमारा बैक्टीरिया था, इसकी वजह से, क्योंकि यही मेन कारण था जिसकी वजह से यमन के अंदर में 2017 से 18 के बीच में कॉलरा का एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आया। और इस एपिडेमिक ने तबाही लेकर आया, हज़ारों लोगों की जान ली, लाखों लोग यहाँ पर इससे पीड़ित रहे लंबे समय तक। और इतना ही नहीं, 2016 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 2016 में यमन में कॉलरा फैलना शुरू हुआ, 2017 में अपनी पीक पर पहुंच गया, 2018 में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हुआ था। तो वही यहाँ पर इतिहास यमन कॉलरा को लेकर बोला गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एक बात ये बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो जीन होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का जो जीन होता है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें, जैसे कि ये बैक्टीरिया या कोई वायरस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया। नया वेरिएंट आपने देखा होगा, इतिहास में कई सारे वेरिएंट्स आते रहे और नए नए वेरिएंट और खतरनाक थे। रीज़न क्या होता है नया वेरिएंट बनने के पीछे का? रीज़न ये होता है कि भाई जो हमारा नॉर्मल वायरस है उसके जीन के अंदर बदलाव होने लगता है। भाई एक मान लो ये वायरस है, कोई बैक्टीरिया, उसके जीन के अंदर चेंजेस हो गए, क्योंकि वो वायरस अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है, और हम उसको मारना चाहते हैं। तो वायरस अपने आप को बचाने के लिए अपने आप में बदलाव करता है, और बदलाव करते करते अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है। इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक नया वेरिएंट बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। समझ गए? तो उसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो खासकर यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लगातार जो जीन सर्विलांस है वो करते रहें। भाई नज़र रखनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि जैसा यमन में कॉलरा आउटब्रेक हुआ, हम नहीं चाहते कहीं पर भी ऐसा आउटब्रेक हो, क्योंकि रीज़न यही था, उस कॉलरा का बैक्टीरिया में चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद में वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बदल गया। यानी आप दवाइयाँ भी खा रहे हो तो भी यहाँ पर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, वो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका था कॉलरा। ठीक है, यानी कि अब उसे दवाई से कोई असर नहीं पड़ रहा उस बैक्टीरिया के ऊपर। वो बैक्टीरिया यहाँ पे तब दवाई खाओगे तब भी जिंदा है, चलता रहेगा वो। ये था यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो यमन का। तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इस तरीके से सर्विलांस के ऊपर ध्यान रख सकें। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है? एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे कॉलरा के बारे में पूछा जा सकता है। तो कॉलरा क्या होता है दोस्तों? कह सकते हो
किसी इंसान की मौत का कारण भी बन सकता है कॉलरा। एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है और कॉलरा बेसिकली एक डायरियल इलनेस है। इसमें एग्जैक्टली होता है क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, जो हमारी आंतें होती हैं दोस्तों, उन आंतों के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। ठीक है, जो हमारी आंतें होती हैं ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी छोटी वाली आंतें हैं और ये हमारी बड़ी वाली आंतें हैं। ठीक है, तो इन इंटेस्टाइन का बुरा असर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर इन इंटेस्टाइन के अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है। इन इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कॉलरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कॉलरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया हमारी इन आंतों को ख़राब करना शुरू कर देता है और ये इन्फेक्शन कभी कभी बहुत हल्का होता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कि भाई लोगों से झिलता भी नहीं है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी इंसान को कॉलरा हो जाए तो सबसे पहला सिम्टम डायरिया, दस्त लग जाएंगे, उल्टी होने लगेगी, लेग क्रैम्प्स होने लगेंगे। अब ट्रांसमिशन की बात करेंगे, क्या ट्रांसमिशन हो सकता है? देखो, एक व्यक्ति को कॉलरा तभी होगा जब वो कहीं ना कहीं गंदा पानी या कोई ऐसा खाना खा ले जिस खाने के अंदर में कॉलरा वाला बैक्टीरिया हो, किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो हमेशा यहाँ पर खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना, अपने आसपास सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ें हमें यहाँ पर कॉलरा के ट्रांसमिशन से बचा सकती हैं। ठीक है, और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैलती भी इसलिए है क्योंकि हम लोग इसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखते। गंदा पानी, ऐसा पानी जिसमें ये कॉलरा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो वाला पानी यहाँ पर पी लेते हैं। समझ गए? तो ये हो गया ट्रांसमिशन का कारण। अब बात आती है वैक्सीन की। तो क्या आज के समय पर कॉलरा से लड़ने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है? ऐसा भी नहीं है। हमारे पास में 3 अलग अलग WHO के थ्रू क्वालिफाइड ओरल वैक्सीन्स हैं। यानी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन वैक्सीन्स को क्वालिफाई कर रखा है, उनको अप्रूवल दे रखा है। वो तीनों वैक्सीन कौन कौन सी हैं? एक है डुकोरल, दूसरी है यहाँ पे नाम थोड़ा अजीब सा है, शेंकोल, उसके बाद यहाँ पर है एविकॉल प्लस। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगे। तीनों की तीनों वैक्सीन अगर किसी को देनी है तो हर तीनों वैक्सीन में 2 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पर कोविड के 2 इंजेक्शन लगे हैं, वैसे यहाँ पर इन वैक्सीन का 2 डोज चाहिए होता है फुल प्रोटेक्शन के लिए। ये बात यहाँ पे आपको कॉलरा से संबंधित देखने को मिल जाती है। समझ में आया? बेसिक इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई। जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन में आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगेन यहाँ पर भी बीमारी की बात की जा रही है। जो टीबी पेशेंट्स होता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो मरीज होता है दोस्तों, उसको सबसे पहले अपने प्री डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बताया ये जा रहा है टीबी और डायबिटीज़ दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक इंसान को अगर टीबी है तो समझ जाओ उसको डायबिटीज़ भी होगा। ज़्यादातर इंसानों में ये केसेस हमको देखने को मिले हैं। तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ पेज नंबर 10 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो जब भी यहाँ पर कोई भी टीबी का मरीज हो तो उसको अपनी डायबिटीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ ठीक नहीं होती है तो ये लगा लेना टीबी भी ठीक नहीं होगा। दोनों का ट्रीटमेंट आपको सेपरेटली लेकर चलना पड़ेगा, मतलब साथ ही साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ध्यान रखना होगा कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सको, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ उससे आपका इम्यूनिटी ख़राब होगा, और इम्यूनिटी ख़राब होगा तो टीबी एक इंसान की जान ले सकता है। वो चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में समझाई गई। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक कुछ दिनों पहले द हिंदू में पहले भी आ चुका है कि भारत में जो डायबिटीज़ है ये कहीं ना कहीं हमारी टीबी की प्रॉब्लम को और बदतर बनाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़, जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानते हैं, ये पूरा नाम यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रकार की और डायबिटीज़ होती है लेकिन वो बहुत सरल सी होती है, उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। डायबिटीज़ मेलिटस का ज़्यादा नुकसान होता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस और ट्यूबरक्लोसिस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, लंबे समय से भारत के अंदर में डायबिटीज़ और टीबी की बीमारी बहुत सारे लोगों में देखने को मिली, और राइटर ने यह भी बताया कि दोनों ही बीमारियों में एक बहुत बड़ा इंटरलिंकेज है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इंडिया में लगभग 74.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ में जी रहे हैं। हर साल इतने लोगों को डायबिटीज़ देखने को मिलती है, जबकि टीबी की वजह से 2.6 मिलियन इंडियंस हर साल अफेक्ट होते हैं। डायबिटीज़ के साथ में 74.2 मिलियन के आसपास लोग हैं, जबकि टीबी हर साल 2.6 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़ वाले ही लोग होते हैं जिनमें डायबिटीज़ चल रही है, वही कहीं ना कहीं टीबी के पेशेंट भी बन जाते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो दोनों में क्या इंटर रिलेशन आओ थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, जो डायबिटीज़ मेलिटस जिसको हम डीएम के नाम से यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको डबल कर देता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो कोई इंसान जिसको टीबी है या जिसको डायबिटीज़ है, दोनों केसेस में अगर आप देखोगे ना, अगर किसी को डायबिटीज़ यानी शुगर है और उसको ऊपर से टीबी हो जाए तो टीबी खतरनाक हो जाएगा।
यानी कि वो टीबी की सिवियरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। तो इस वजह से हमें दोनों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा जो लिंकेज अगर आप देखोगे वो ये है कि जो ये डायबिटीज़ है ना, ये डायबिटीज़ ना केवल टीबी का रिस्क बढ़ा देता है, साथ ही साथ में टीबी से पीड़ित इंसान जिसको टीबी हो जाए, ऑब्वियस सी बात है वो आज नहीं तो कल रिकवर कर सकता है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ होगा और ऊपर से टीबी हो जाए तो उसका रिकवरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और इस वजह से जो टीबी वाला बैक्टीरिया है बॉडी से ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो बॉडी यहाँ पर टीबी वाले इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की वजह से क्या हुआ, टीबी बॉडी में लंबे समय तक रुकता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी इंटरलिंकेज है। तीसरा यहाँ पर क्या है कि अगर हम टीबी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, मेंशन किया जा रहा है कि अगर हम टीबी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो टीबी कह रहा हूँ, डायबिटीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम एक ऐसा बॉडी में एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि हम टीबी बैक्टीरिया को मार सकें। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ ही नहीं कंट्रोल कर पाए बॉडी के अंदर, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका यही है कि आपको शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर को कट डाउन करना पड़ेगा और अपने बॉडी को बार बार चेक करते रहना पड़ेगा, समय समय पर चेक करना होगा कि आपका डायबिटीज़ का लेवल क्या है। आपने कंट्रोल कर लिया तो टीबी बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप उसको बॉडी से ख़त्म कर सको। फिर एक आता है यहाँ पर अनफेवरेबल टीबी ट्रीटमेंट आउटकम, यानी कि जो ये टीबी है ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारा जो टीबी का ट्रीटमेंट है इस ट्रीटमेंट को फेलियर बना देता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, किसी पर्सन को भाई टीबी चल रही है, उसे टीबी का केवल वो टीबी का ट्रीटमेंट करवा रहा है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, केवल टीबी का, तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, कुछ नहीं। उसको वापस से इन्फेक्शन हो सकता है, उसको डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए? तो इस वजह से साथ ही साथ दोनों का ट्रीटमेंट लेकर चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों का अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट लेकर चलें तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ये बर्डन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, नंबर 1 पॉइंट वही है जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ट्रीटमेंट को, दोनों के ट्रीटमेंट को साथ में लेकर आ जाओ, ट्रीटमेंट साथ में करवाओ, प्लस जो पेशेंट है उनको थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा, हमें एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना होगा ताकि टीबी के ट्रीटमेंट को अच्छा कर सकें, क्योंकि टीबी के मरीज की बॉडी जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ न्यूट्रिशन देना, दूसरी तरफ डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, आराम से दोनों बीमारियों को टैकल किया जा सकता है। समझ गए? लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कि भाई केवल आपको डायबिटीज़ भी और टीबी भी और केवल टीबी ठीक करवा रहे हो, तो मुश्किल है वो सही हो पाए। अब यहीं पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ होती क्या एग्जैक्टली। आओ मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कैसे होती है किसी इंसान को। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर यह भी डिस्कस करेंगे टीबी क्या होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ना पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। दोस्तों हम इसको डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से भी जानते हैं। जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी कभी कभी जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को, यानी जो ग्लूकोज लेवल होता है, उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में इंसुलिन नाम की एक चीज़ होती है। तो इंसुलिन कौन बनाता है, बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास नाम का, वो पेनक्रियास इंसुलिन बनाने का काम करता है, और ये इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ होने की वजह से बॉडी में पेनक्रियास जो है ये इंसुलिन बनाना कम कर देता है या प्रॉपर नहीं बना पाता, और इंसुलिन जब नहीं बन पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है भाई बॉडी के अंदर में शुगर कैसे कंट्रोल होगी। ठीक है, और इसकी वजह से जब शुगर कंट्रोल नहीं हुई तो बॉडी में शुगर हाई हो जाएगी। तो इसी को हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानते हैं। एक तो होती है डायबिटीज़ मेलिटस, ये कॉमन वाली जो सबको में दिखाई पड़ती है। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस वजह से केवल डायबिटीज़ मत बोला करो, क्योंकि अब यहाँ पे आज आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो डायबिटीज़ केवल मत बोला करो। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, एक तो जैसे मैंने जो आपको बताया अभी वो डायबिटीज़ मेलिटस होती है, और एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ये क्या होती है, ये थोड़ा सा रेयर डिसऑर्डर है। यहाँ पर ज़्यादा हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस में हो रहा था ना, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। बस खाली थोड़ा पेशाब वगैरह ज़्यादा आने लगता है यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन ऊपर वाली डायबिटीज़ मेलिटस ज़्यादा खतरनाक है, और ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस होता है, उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सोर्स है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है, ये इस लिस्ट में आप देखोगे डायबिटीज़ से होने वाली जो मृत्यु है इंडिया में 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। रीज़न हमारा डाइट, हमारा खाने का तरीका, उसमें सुधार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल देख पाओगे मृत्यु की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है डायबिटीज़ की वजह से। जो लोग आज के समय पर डायबिटीज़ के साथ में जी रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है,
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डायबिटीज़ है ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ती है, जो कॉमन सभी लोगों में होती है डायबिटीज़ वो टाइप 2 वाली होती है। लेकिन यहाँ पे टाइप 1 वाली बहुत कम होती है जैसे मैंने बोला, लेकिन टाइप 1 वाली डायबिटीज़ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और बोला जा रहा है 2030 में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग होंगे जो कि अफेक्टेड होंगे। समझ गए? लाखों लोग होंगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ से भी अफेक्टेड होंगे। तो दो प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको ये थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ, इसके बाद काम खत्म है हमारा। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अफेक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला कि भाई पैनक्रियास हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाने का काम करता है। अब इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा तो हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाएंगे। यानी कि अगर बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ना बने या बहुत कम मात्रा में बने, यानी ऐसा बन रहा है जिससे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब वो कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज़। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो केवल 5 से 10% जितने भी लोग हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ती है। लेकिन एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे पूरे दुनिया भर में। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, अगेन जो हमारा पेनक्रियास होता है ये अक्सर इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उस इंसुलिन का सही से यूज़ नहीं हो पाता। मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में भी अगर आप देखो पाओगे, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की, यानी कि इंसुलिन जो बन रहा है हमारी बॉडी में उसको प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है पेनक्रियास की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, या ना के मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आप कह सकते हो रहा है। प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, इतना नहीं हो रहा कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। तो वो कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पर एक समय पर बच्चों में बहुत कम दिखाई पड़ती थी, आज बच्चों में भी कॉमन हो चुकी है, बूढ़ों में भी कॉमन हो चुकी है। और बूढ़े जो बुजुर्ग हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा बुजुर्ग हो रहा है उनमें ज़्यादा केसेस हैं। 26% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। समझ गए? तो ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। अब यहीं पर बात हो रही है ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये भी पता होना जरूरी है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है, सीधा हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों को यहाँ पर ये अफेक्ट करती है। पहले तो हमारे ये फेफड़ों को अफेक्ट करेगी, लेकिन फेफड़ों के साथ साथ धीरे धीरे हमारी स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, और किडनीज़ को भी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। अब ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे, एक बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से यहाँ पर जो बॉडी में टीबी है वो बनना शुरू हो जाता है। और एक बार किसी इंसान को टीबी हो गया, उसके बॉडी को टीबी बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी किडनी, स्पाइन, ब्रेन के ऊपर अफेक्ट होने लगता है। टीबी में 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और एक्टिव टीबी डिजीज़। अब इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर यह ध्यान रखना है टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल का डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगले आर्टिकल में यहाँ पर मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है। मूडीज़ ने ये बोला है कि भारत पर जो आधार कार्ड है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, उस पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं करते, भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली जो हमारे गर्म क्लाइमेट होते हैं उस दौरान। अब सरकार ने यहाँ पर इस दावे को भी खारिज कर दिया। सरकार ने बोला बकवास कर रहा है मोदी। क्यों कर रहा है बकवास, आओ मैं आपको ये भी बताता हूँ, और क्या बकवास है वो भी समझेंगे। तो जो हमारे द हिंदू का संडे का फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का पेज आता है ना, उस पेज में इस पूरे आर्टिकल को दिया गया है। ठीक है, तो मूडीज़ ने क्या क्या बात बोली है, जैसे मैंने अभी आपको एक एक करके समझाऊंगा, पलटकर सरकार ने क्या जवाब दिया है वो भी हम समझेंगे। तो भारत के लिए यहाँ पर सबसे पहले आधार को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं मूडीज़ ने। मूडीज़ क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। तो इन एजेंसी ने यहाँ पर ये बता दिया कि भारत में आधार कार्ड की स्थिति सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। अभी क्या क्या बोला मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बवाल भी मचा था। इस रिपोर्ट ने पहली चीज़ क्या बोली, मूडीज़ की रिपोर्ट ने ये बोला कि आधार कार्ड जो भारत में दिए जा रहे हैं, जो डिजिटल आईडी दी जा रही है ना, इसमें सबसे पहली दिक्कत है बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई बायोमेट्रिक क्या है कि भाई आधार कार्ड बनते हुए आपको पता है ना, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं आपके, या जो आई है, आँख है, आँखों का स्कैन, आइरिस स्कैन किया जाता है, ये डेटा आपका लिया जाता है। और फिर आगे भी यहाँ पे जब जहाँ पे आप आधार कार्ड लगाते हो वहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंटिंग की मैचिंग करवाई जाती है। तो मूडीज़ को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मूडीज़ ने यह बोला कि भाई बहुत सारे मजदूर भारत में काम कर रहे हैं और उन मजदूरों को सरकारी योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है, यानी सीधा उनके अकाउंट में एक अमाउंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे मजदूर एमजी नरेगा के तहत काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब एमजी नरेगा में काम करने के बाद में जब उनका पेमेंट लेने का समय आता है तो उनको फिंगरप्रिंट देकर पेमेंट लेना पड़ता है। फिंगरप्रिंट देंगे, उसके बाद यहाँ पर उनका अमाउंट आएगा। तो कहीं ना कहीं यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आधार कार्ड में जो आपने फिंगरप्रिंट लिया है ना, ये सही नहीं है। अब कहोगे क्यों नहीं सही है, इसके पीछे का प्रूफ क्या है? प्रूफ यहाँ पे इन्होंने ये दिया कि भाई जब फिंगरप्रिंट लेने की बारी आती है ना, स्पेशली गर्मियों के समय में, तो मजदूरों की जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं, हमारे लेबर कैटेगरी की जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होती हैं, वो चेंज हो चुकी होती हैं। ये आप देख पाओगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर बदलने लगती हैं, और जैसे जैसे फिंगरप्रिंट्स चेंज होने लगती हैं तो क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपका आईडी मैच नहीं हो पाता, आपकी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पाती, इस वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाती। ऐसा यहाँ पे मूडीज़ का कहना है। उसके साथ साथ यहाँ पर मूडीज़ ने ये भी बोला कि स्पेशली जैसे ये वही बात मैंने आपको बता दी कि भाई जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे हम बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो मैनुअल लेबर्स हैं, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस समय पर जो उनके हाथों के पूरे जो लकीर हैं वो चेंज हो जाती हैं काम करते करते, तो उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाली बात है, एक चिंता वाली बात है, भाई उनके आईडी पर मतलब विश्वास नहीं किया जाएगा या उनको पेमेंट नहीं मिलेगा टाइम पर। तो सरकार ने अपना जवाब दिया मूडीज़ को। क्या जवाब दिया? सरकार ने बोला कि भाई देखो, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो तो आधार कार्ड की तारीफ़ कर रही हैं, और मूडीज़ यहाँ पर आके आधार कार्ड का लेकर यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस निकालते हैं। सरकार ने ये बोला कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब ने आधार कार्ड की तारीफ़ की। और स्पेशली देखो, भारत में आधार कार्ड बनाने वाली या देने वाली बॉडी कौन सी है? वो है UIDAI, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो सभी कंट्रीज़ ने इसकी तारीफ़ की, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि हमारे बॉडीज़ के साथ में इंगेज करके सीख सके कि कैसे इस प्रकार का डिजिटल आईडी सिस्टम वो देश लेकर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ मूडीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आधार कार्ड में दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़, सरकार ने ये बोला कि भाई एमजी नरेगा के तहत जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस तैयार होता है, आधार कार्ड के बेसिस पर तैयार होता है, जो भी पैसा यहाँ पर मिलता है वर्कर्स को, यहाँ पर कोई भी बायोमेट्रिक का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिया ही नहीं जाता है। एमजी नरेगा के डेटाबेस में बिना फिंगरप्रिंट के काम होता है, तो आप कैसे कह सकते हो? ये दूसरी चीज़ यहाँ पे सरकार ने जवाब दी है। तीसरा कि भाई भारत में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर में, सरकार ने यहाँ पर ये बोला यहाँ पर भी हम फिंगरप्रिंट नहीं लेते हैं। यहाँ पर भी जो वर्कर हैं उनको अपने बार बार बायोमेट्रिक का रिक्वायरमेंट देना ज़रूरी नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें। लेकिन अगेन मूडीज़ ने यहाँ पर इस प्रकार का जो ये अपना कंसर्न, अपना जो चिंता रखी है, वो चिंता यहाँ पर बिल्कुल गलत है। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा केस हो चुका था, गवर्नमेंट वर्सेस मूडीज़। ये क्या हुआ, मैंने आपको ये समझा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आधार कार्ड है क्या एग्जैक्टली? दोस्तों पता है सबको, भाई 12 डिजिट का आपके पास में, जो वीडियो देख रहा है हर एक के पास में पॉसिबल आधार कार्ड होगा। 12 डिजिट का एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि यहाँ पर UIDAI नाम की बॉडी आपको इशू करने का काम करती है। ये एक प्रूफ है आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ। इंडिया में कहीं पर भी आपके पास में आधार कार्ड है। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा यूनिक है हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लाइफ टाइम के लिए आधार कार्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर तो आजकल हर जगह पे लगने लगा है, आपके बैंक में लग रहा है, आपको मोबाइल फ़ोन को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो सर्विसेज है वहाँ पे आधार कार्ड लग रहा है। ठीक है, तो आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी हो चुका है। खैर, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नागरिकता के लिए सिटीजनशिप अलग होती है, बस आधार कार्ड यहाँ पर एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। समझ गए? गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जो भी फ़ायदे लेना उसके लिए भी यहाँ पर आधार कार्ड लगता है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दोस्तों यहाँ पे सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम डायरेक्ट, पहले क्या हो रहा था, बीच में काफ़ी बिचौलिए आ जाते थे, उनको पैसा दिया गया, वो लोग यहाँ पे लोगों में बांटते थे। पहले ये केस चलता था। अब क्या होता था कि बीच में वो लोग पैसा बहुत खा लेते थे, बहुत कम लोगों के पास में बहुत कम पैसा पहुँचता था। अब वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, सीधा लोगों का अकाउंट लिया जाता है और उस अकाउंट नंबर में सीधा सरकार पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे यहाँ पर जो डिलीवरी सिस्टम है, पहले घोटाले हुआ करते थे, वो घोटाले ख़त्म हो गए। समझ गए? इसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट चले जाना। और इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस पूरे मिशन की शुरुआत यहाँ पे सरकार करती है 1 जनवरी 2013 से। देन उसके बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। और आज के समय पर इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत कई सारी बॉडीज़ इसका हिस्सा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सब इसका यहाँ पर एक कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल की। तो ये थे हमारे डिस्कशन जो कि न्यूज़ में थे। बाकी जितने भी आर्टिकल्स है ये रिपीटेड आर्टिकल्स है जो कि पिछले 3 दिनों में हमने डिस्कस किया है। नगोर्नो काराबख रीजन आपको पता है ना कि भाई यहाँ पर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में लड़ाई हो रही है। न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आई है कि लगभग आर्मेनिया के जो लोग हैं ना,
नागोर्नो काराबख में आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली मैटर क्या है। एक फ़ोटो में सारा का सारा काम तमाम। एक सेकंड रुको भाई, क्या हो गया? ये रहा यहाँ पर एक फ़ोटो, ये रहा अर्मेनिया, ये रहा अज़रबैजान, ये दो देश हैं। नीचे टर्की देखने को मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पर रशिया देखने को मिल जाएगा। बीच में एक छोटा सा रीजन दिख रहा होगा, नागोर्नो काराबख। नागोर्नो काराबख पीला कलर का दिया हुआ है, ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये अर्मेनिया का हिस्सा है। देखो दोस्तों, जब ये दोनों देशों का बंटवारा हुआ, सब अलग अलग हुए, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन को लेकर काफ़ी लड़ाई हो गई। अज़रबैजान बोलता है ये हिस्सा मेरा है, अर्मेनिया वाले बोलते हैं ये हिस्सा मेरा है। कहोगे यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं? यहाँ पे अर्मेनियन लोग रहते हैं, यानी इस वाले कंट्री के लोग। और वो लोग जो लोग थे उनको कहना ये था कि भाई हम ना आपके साथ जाएंगे ना आपके साथ, हमें इंडिपेंडेंट रहने दो। अब दोनों देश पड़े हुए हैं इसके पीछे कि भाई हमें ये रीजन अपने देश में इंक्लूड करना है, क्योंकि रीजन ये अज़रबैजान अपने में मिला लेता है तो देख पाओगे अज़रबैजान एक बहुत बड़ा देश बन जाएगा। ठीक है, तो अज़रबैजान ने हाल ही में हमला वगैरह करके डिस्ट्रैक्शन मचा के इस एरिया को कब्जा लिया। कब्जाने के बाद में यहाँ पे जो लाखों अर्मेनियन रह रहे हैं, इनमें से मतलब 1,20,000 के आसपास अर्मेनियन रह रहे हैं। इनमें से 1 लाख अर्मेनियन आज के समय पर निकल चुके हैं इस रीजन से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बॉम्बार्डिंग हो रही है, मर रहे हैं मासूम लोग। वो सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे, और निकलने के बाद में इस रीजन में कैंप वगैरह में आकर सेटल हो रहे हैं। कैंप में आके ठंड इतनी बिकट पड़ रही है ऊपर वाले रीजन में, वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वही यहाँ पे समझाया गया कि जो डिस्प्यूट है ये हालात और ज़्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं अर्मेनिया अज़रबैजान में। क्योंकि दोस्तों अज़रबैजान को ना एक देश का सपोर्ट मिल जाता है, वो है टर्की। टर्की जस्ट बराबर में ये अज़रबैजान को सपोर्ट कर देता है। अर्मीनिया को भी एक सपोर्ट मिलता है, वो है रशिया का। तो कहोगे भाई रशिया का सपोर्ट मिल रहा है तो अर्मीनिया को जीतना चाहिए था। रीज़न ये है कि रशिया जो है ना वो आज के समय पर यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा पड़ा है। रशिया नो डाउट कमज़ोर हो चुका है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस बहुत सारे लग चुके हैं रशिया के ऊपर। तो रशिया ने कोई ज़्यादा सपोर्ट अर्मीनिया को किया नहीं है। इस वजह से अर्मीनिया के जो लोग हैं वो अपना नाराज़गी भी दिखा रहे हैं रशिया के प्रति, क्योंकि यहाँ पे अर्मीनियन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया छोड़ छोड़ के अर्मीनिया में गुजर रहे हैं। अर्मीनिया में आके कैंपों में यहाँ पर आज के समय पर बैठे हुए हैं। यहीं पर ना एक कॉरिडोर आता है बीच में, एक पतला सा रास्ता है जो कि अर्मीनिया को इस नागोर्नो काराबख से जोड़ता है। वो पतले रास्ते को हम लाचिन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और इस लाचिन कॉरिडोर को भी अज़रबैजान ने बंद कर दिया कि भाई अब यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं और ये रीजन हमारा है। ये पूरा का पूरा लड़ाई दोनों देशों में चल रही है। वो डिस्प्यूट आज भी चलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया है, वो यहाँ पर समझाया गया है। फिर भाई ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में बात की जा रही है हमारे न्यूज़पेपर में, ओसिरिस रेक्स को लेकर है। आप प्लीज़ परसों वाला वीडियो ओपन करो, मैंने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, याद आ रहा होगा। वैसे वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यूट्यूब पर जाना, लिखना ओसिरिस मिशन बाय दीपा यादव एजुकेशन, ठीक है, रिदम बन गया। ओसिरिस मिशन बाय दीपा यादव एजुकेशन लिख देना, और आपको मेरा दूसरे वाले चैनल पर मैंने इसका एक क्लिप काट के डाल दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। क्लिप काट के डालने का यही एक फ़ायदा है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ बार बार कि वहाँ से आप वीडियो को चेक कर लेना। तो मैंने ओसिरिस रेक्स के बारे में बहुत डिटेल से दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, यहाँ पे दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा और आप कवर कर सकते हो ना। फाइनली आते हैं हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से आपको जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। कल से यार मैं और कोशिश करूंगा टाइम पर लाऊं वीडियो, लेकिन आपको पता है इतना सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा समय लगता है यार। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, काम हो जाएगा, आपको वीडियो मिल जाया करेगा रोज़, ये मेरी गारंटी है। कल से और बेहतर वीडियो मिलेगा। मैं डेली बेसिस पे वीडियोज़ को और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है, पैटर्न नया है, सब कुछ नया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ गए। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।